ओके क्लास ऑन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम। आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का। तो आप जानते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है इसके अंदर असल में दो पार्ट्स हैं। एक हमारा जो है वो दैट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें हम कंपाउंड्स की इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, डिफरेंट कोवलेंट कंपाउंड की इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जैसे एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस वगैरह के बारे में। और इसका जो सेकंड पार्ट होता है हमारा दैट इज़ कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम जो है वो ये सेकंड पार्ट बनाते हैं इस चैप्टर का, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स नहीं होते बल्कि आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। दैट्स वाई इसको हम आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और आयनिक इक्विलिब्रियम को समझने के लिए सबसे पहले आपको आयनिक कंपाउंड्स या फिर सॉल्ट को समझना पड़ेगा, सॉल्ट या नमक। तो केमिस्ट्री के अंदर सॉल्ट जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। अपनी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है ना, टाइप्स जो है वो दो टाइप्स निकलती हैं सॉल्ट की। एक वो सॉल्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं हाईली सॉल्युबल सॉल्ट। हाईली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है? जो पानी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाता है, हल हो जाता है। जैसे हमारे घरों पे जो टेबल सॉल्ट होता है वो एक हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है। क्यों? बिकॉज उसको जब पानी में डालते हैं तो वो पानी में पूरा का पूरा हल हो जाता है। तो जितने भी सॉल्ट ग्रुप 1A के एलिमेंट से बनते हैं, मतलब अल्कली मेटल से बनते हैं, जैसे सोडियम या पोटेशियम के जो सॉल्ट होंगे या लिथियम के जो सॉल्ट होंगे, वो सारे के सारे हाईली सॉल्युबल सॉल्ट होंगे, क्योंकि वो ज़्यादा पानी में हल हो जाएंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सारे वो सॉल्ट जो अल्कली मेटल से बनते हैं, 1A ग्रुप के एलिमेंट से बनते हैं, वो सारे के सारे हाईली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। और सेकेंड सॉल्ट हमारे पास कौन से होते हैं? स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट या फिर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट या स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हम किसे कहते हैं? ऐसे सॉल्ट जो वाटर के अंदर, पानी के अंदर कम से कम हल होते हैं या लेस सॉल्युबल होते हैं, उनको हम स्लाइटली या स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, अब स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट कौन से होते हैं हमारे पास? ग्रुप 2 सेकंड ग्रुप के जो हमारे पास एलिमेंट से जो सॉल्ट बनते हैं उसको हम कहते हैं वो स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को देखें तो कैल्शियम जो है वो सेकंड 2A ग्रुप का एलिमेंट है, जिसकी वजह से ये एक कैल्शियम कार्बोनेट एक स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट है। ये वही कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि ज़मीन पर मतलब मार्बल की सूरत में यूज़ कर रहे होते हैं, पानी में हल नहीं होता। ठीक है, इस तरह सिल्वर के जो सॉल्ट्स होते हैं वो स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये सारे स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट हैं। लेड के जो सॉल्ट होते हैं वो स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, लाइक लेड क्लोराइड हो गया, PbCl2 और इस तरह से। तो याद रखना है कि हम जो है वो जब आयनिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर हम बजाय हाईली सॉल्युबल सॉल्ट के हम स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट को स्टडी करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि अब जो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट उसको पानी में डाला तो वो पूरा का पूरा जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। तो रिएक्शन टोटल रिएक्टेंट जो है, समझ जाओ कि हमारे पास जो अनडिजॉल्व सॉल्ट है, जो सॉलिड सॉल्ट है वो रिएक्टेंट है, और जो आइंस में वो कन्वर्ट हो गया वो क्या है भाई? प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जब हम नमक को पानी में ऐड करेंगे, जब हम NaCl को जब वाटर में ऐड करेंगे तो क्या होगा कि 100% ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है, तो 100% NaCl अपने आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 0% हो जाएगा और ये 100% आइंस आ जाएंगे। इसका मतलब रिएक्शन पूरा का पूरा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये इररिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, उसका मतलब ये हो गया कि इसमें हम इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। इक्विलिब्रियम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस में इस्टेब्लिश होता है जिसमें एट अ टाइम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों मौजूद हों। लेकिन यही अगर हम स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट की बात करें, जैसे सिल्वर क्लोराइड की बात करें, जब AgCl को जब वाटर में ऐड किया जाएगा, जब AgCl को जब पानी में डाला जाएगा तो वो अपने Ag+ और Cl- में ब्रेक तो होगा, लेकिन ये स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट है कि 90% वो अनडिजॉल्व रहेगा और सिर्फ 10% आइंस जो है या फिर 20% आइंस जो है वो सिर्फ डिजॉल्व हो पाएंगे। इसका मतलब एक ऐसी स्टेट आ जाएगी जब आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों मौजूद होगा। तो इस वजह से हम इसको जो है वो स्टडी करते हैं किसमें भाई? रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में सिर्फ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को पढ़ा जाता है कि इट इज़ ऑब्जर्व्ड व्हेन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर। जब एक स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट या स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को पानी में ऐड करते हैं तब जाकर आयनिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होती है। हाईली सॉल्युबल सॉल्ट में ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगी। ठीक है, अच्छा सबसे पहली बात, अच्छा अब इसमें इससे पहले कि मैं आपको मेन टॉपिक हमारे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की तरफ आऊँ, ये दो बातें समझनी ज़रूरी है। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ होती है, जिसको हल पजीरी कहते हैं केमिस्ट्री में। सॉल्युबिलिटी क्या है? तो मतलब हल होने की मिकदार, हल होने की सलाहियत, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी जनरली।
तो इसको हम केमिस्ट्री में किस तरह बताते हैं कि द ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन या पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितना भी सॉल्यूट डिजॉल्व होता है उसकी अमाउंट, उसका ग्राम, उसका मास कहलाता है सॉल्युबिलिटी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर 1 लीटर पानी के अंदर आप 50 ग्राम सॉल्ट डिजॉल्व कर सकते हैं, NaCl डिजॉल्व कर सकते हैं, तो ये जो सॉल्युबिलिटी आ गई NaCl की क्या आ गई 50 ग्राम पर लीटर, कि 1 लीटर में आप 50 ग्राम डिजॉल्व कर पा रहे हैं। तो जितना भी सॉल्यूट, जितने भी सॉल्यूट का मास ग्राम 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व होता है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी। उर्दू में हल पजीरी कहा जाता है इसी को, हल होने की मिकदार, हल होने की सलाहियत। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, कि कितना ग्राम सॉलिड पर डीएम क्यूब जो है वो डिजॉल्व हुआ है। सेकंड चीज़ है मोलैरिटी। मोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी दोनों ही कंसंट्रेशन नापने के तरीके हैं, लेकिन मोलैरिटी क्या होता है, जस्ट यहाँ पर जो ग्राम है ना, उस ग्राम को आप देखें हम मैंने सिर्फ मोल में कन्वर्ट कर दिया। द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। कि अगर हम बजाय ग्राम बताने के अगर हम मोल बताना शुरू कर दें कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हैं, अब यही कहलाएगा मोलैरिटी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, क्लास 9th में आपने या अपने उसके न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व किया होगा मोलैरिटी के। तो मोलैरिटी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसकी यूनिट क्या हो जाती है, बजाय ग्राम पर डीएम क्यूब के हम लिख देंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोल पर लीटर, और इसी को अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो फिर कैपिटल M लिखते हैं मोलैरिटी को, ठीक है। इंटरमीडिएट में ज़्यादातर हम मोल पर डीएम क्यूब लिखते हैं, क्लास 9th के अंदर हम कैपिटल M लिखा करते थे, सही है। अच्छा, अब देखो सॉल्युबिलिटी और मोलैरिटी में फ़र्क क्या है कि इसमें ग्राम है और इसमें मोल है, और ग्राम और मोल के बीच का रिलेशन भी आप जानते हैं। मोल निकालना है तो किसके बराबर हो जाता है, ग्राम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ग्राम को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें, आपको मोल पता लग जाएगा। तो अगर आपको सॉल्युबिलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, आप सॉल्युबिलिटी को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो तो उसका जो ग्राम होगा वो मोल बन जाएगा। इस तरह से क्या होगा कि आपको मोलैरिटी आ जाएगी। अगर आपको कभी भी सॉल्युबिलिटी गिवन हो और आपको मोलैरिटी में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना होगा, आपको सॉल्युबिलिटी को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आखिरकार आपको जो है वो मोलैरिटी हासिल हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले को भी आगे यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। ना अब आते हैं हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की तरफ। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिसको हम लोग कहते हैं KSP। इससे पहले हमने जो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था KC, दैट वाज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और अब आ रहा है KSP, S फॉर सॉल्युबिलिटी, P फॉर प्रोडक्ट। KSP के बारे में, अब KSP है क्या चीज़, इसकी डेरिवेशन है स्मॉल सी जो हम करने वाले हैं कि व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट इज इन कांटेक्ट विद अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट एन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द डिसॉल्व्ड आयंस एंड द आयंस इन द सॉलिड फेस ऑफ द अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं AgCl, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड एक स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको। इसको हमने डाल दिया वाटर में, पानी में। जब हमने इसको पानी में ऐड किया, वाटर में जब हमने इसको ऐड किया तो क्या होगा, ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, लेकिन 100% नहीं होगा, ठीक है। थोड़े साइंस में ब्रेक होगा, Ag+Cl- डिसॉल्व्ड आयन, और ज़्यादातर बैठ जाएगा नीचे, अनडिसॉल्व हो जाएगा। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको पता है किसे कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको हम कहते हैं कि भाई अगर आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट को रूम टेम्परेचर पे सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आपने मैक्सिमम AgCl को क्या करना है, डिसॉल्व कर देना है। तो मैक्सिमम भी डिसॉल्व होगा तो क्या होगा कि कुछ ही डिसॉल्व होगा और बाकी बचा रह जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे जो बचा रह जाएगा तो दैट इज कॉल्ड, वो हमारा सॉलिड AgCl होगा जो बचा रह जाएगा, और बाकी जो डिसॉल्व हो गया वो डिसॉल्व्ड आयंस है। तो इस तरह से इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी कि AgCl है सिल्वर क्लोराइड, ये डिसॉल्व हुआ तो Ag+ और Cl- बना लिक्विड में, और ये सॉलिड में ही बच गया, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। चूँकि AgCl सॉलिड में बचा रहेगा और Ag और Cl के आयंस जो हैं वो डिसॉल्व हुए हुए रहेंगे, ठीक है, मैक्सिमम। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास है, ये अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट है, डिसॉल्व्ड आयन है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन अगर आप अप्लाई करें तो आपको पता है लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि Kc बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को जब आप डिवाइड करते हैं तो फिर दैट Kc की वैल्यू आपके पास आती है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आपका ये रहा, रिएक्टेंट आपका ये रहा, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में Ag+ और Cl- और रिएक्टेंट में आ गई AgCl, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन ब्रैकेट लगा दी, और आपको पता है ये सॉलिड AgCl जो है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसकी सॉलिड AgCl कांस्टेंट रहेगा, चूँकि ये अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट जो है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा कि वो उसकी मिकदार कम नहीं हो रही होगी, ठीक है ना, वो बढ़ रही होगी, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो AgCl को हम उठा कर यहाँ ले आते Kc के पास, तो ये डिवाइड में था,
तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ मैंने ये लिखा कि कंसंट्रेशन ऑफ अनडिजॉल्व्ड आयन रिमेन्स कांस्टेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो KgCl को यहाँ लें, Kc के पास, Kc पहले से कांस्टेंट होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये दूसरा एक और कांस्टेंट आ गया। इन दोनों कांस्टेंट को मिलाकर हमने एक नया कांस्टेंट बना दिया Ksp, और ये बराबर हो गया Ag प्लस और Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन के। और ये हमारे पास फार्मूला आ गया Ksp का। द Ksp इज कॉल्ड, यहाँ पर Ksp कहलाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो जस्ट Kc और Ksp के फॉर्मूले में फ़र्क क्या होता है कि Ksp के फॉर्मूले में सिर्फ प्रोडक्ट होता है, Kc में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों होते हैं। और अगर सवाल किया जाए रिएक्टेंट कहाँ गया, तो रिएक्टेंट यहाँ पर जाकर जो है वो Kc से मल्टीप्लाई होकर Ksp बन चुका है। और इस फॉर्मूले को हम तमाम ही न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। बात समझ आ गई सारी चीज़ें क्या है ये, ठीक है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं Kc के। तो Kc के न्यूमेरिकल Ksp के न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो दो तरह के इसके न्यूमेरिकल्स पहले हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस 1 क्या है कि सॉल्युबिलिटी आपको गिवन होगी सॉल्व की, और आपको Ksp की वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको बताना पड़ेगा। ये पहला केस है, इसका आसान केस है ये। पेज नंबर 183 पे एक एग्जाम्पल है, मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर आपकी बुक से। ये द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज 1.4 × 10⁻³ ग्राम पर dm³। सॉल्युबिलिटी गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल में टेम्परेचर का कोई काम नहीं होता। फाइंड Ksp, आप Ksp फाइंड आउट कीजिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहले वी हैव टू मेक अ डेटा हेयर कि सॉल्युबिलिटी आपको गिवन है, तो सॉल्युबिलिटी हो गई आपके पास 1.4 × 10⁻³ ग्राम पर डेसीमीटर³, ठीक है। और आपको मालूम क्या करना है भाई, Ksp की वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मालूम करना है। तो ये हमने इसको जो है वो क्वेश्चन मार्क कर दिया, ठीक है। नाउ अब हम इसकी करते हैं सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अगर आपको सॉल्युबिलिटी से Ksp मालूम करना है तो आपको Ag और Cl इनकी आपको कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए। और सबसे पहले आप क्या करो, सॉल्युबिलिटी को कन्वर्ट कर दो मतलब मोलैरिटी में। और हम सब जानते हैं, हमें पता है कि मोलैरिटी जो है वो अगर निकालना है सॉल्युबिलिटी से तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा सॉल्युबिलिटी डिवाइड बाय MFM, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। इस तरह से आ जाएगा। सॉल्युबिलिटी क्या है आपके पास गिवन 1.4 × 10⁻³ और MFM यू हैव टू कैलकुलेट द MFM ऑफ AgCl। Ag होता है आपके पास, सिल्वर होता है आपके पास 108, ठीक है। तो AgCl की आपको जो है वो MFM कैलकुलेट करनी है। सिल्वर होता है 108 और क्लोरीन होता है 35.5, ठीक है। इनको आप ऐड करें और 143.5 AMU ये आ गए, ठीक है। तो 143.5 से आप उसको डिवाइड कर देंगे तो बताएं क्या आ गया हमारे पास, मोलैरिटी क्या आ गई 1.4 × 10⁻³ को आप डिवाइड कर रहे 143.5 से, तो आपको मोलैरिटी पता लग जाएगी 9.7 (-6), ओके। तो यूनिट हो जाएगी इसकी मोल्स पर डेसीमीटर³। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि भाई अगर आपको सॉल्युबिलिटी गिवन है तो सॉल्युबिलिटी से हम कोई काम नहीं कर सकते, सॉल्युबिलिटी को फ़ौरन से आपको मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है। क्योंकि आपको जब Ksp मालूम करना होता है तो आपको Ag और Cl आइंस की क्या रखनी पड़ेगी भाई, मोलैरिटी रखनी पड़ेगी। अब उसके बाद क्या करें, आप इक्वेशन लिखें इस AgCl के सॉल्युबिलिटी का कि AgCl है और आप जानते हैं कि AgCl ब्रेक किस तरह से हो जाएगा, Ag+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। तो अब इसके नंबर ऑफ मोल्स के लिहाज से यहाँ पर x लगा दें कि ये 1 मोल है तो ये x है, ये भी 1 मोल है तो x है, और ये 1 मोल है तो ये भी x है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो कोफिशिएंट लिखा है उसके लिहाज से लगाते हैं। ये जो मोलैरिटी आप निकालते हैं यही x की हमारे पास वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब Ksp की इक्वेशन लिख लेते हैं कि Ksp बराबर होता है भाई किसके, भाई इन दोनों आइंस के कंसनट्रेशन के प्रोडक्ट के। तो Ag+ की कंसनट्रेशन और Cl- की कंसनट्रेशन। तो Ag+ की कंसनट्रेशन x है तो x की वैल्यू क्या है 9.7 × 10⁻⁶, और ये भी क्या है आपके पास 9.7 × 10⁻⁶, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास Ksp की वैल्यू क्या आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें या 9.7 × 10⁻⁶ का डायरेक्ट स्क्वायर भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये x × x हो गया, या इसको हम x² भी कह सकते हैं। 9.4 exponent -11
अब ये मोल पर डी एम क्यूब है, ये भी मोल पर डी एम क्यूब है, तो यूनिट क्या निकलेगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मोल स्क्वायर पर डी एम पावर 6 हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द KSP ऑफ AgCl सिल्वर क्लोराइड। तो समझ में आया किस तरह से सॉल्व किया गया उसको, इस न्यूमेरिकल को, तो कर लें उसको। ओके, सेकंड न्यूमेरिकल फिर हम करते हैं बुक में पेज 191 क्वेश्चन नंबर 17B। और ये सवाल क्या कहता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ MgOH ट्वाइस मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कट कर दिया, इज 0.00764 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ये सॉल्युबिलिटी गिवन है आपको। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MgOH ट्वाइस। आप बताइए कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और आप जानते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम किसको कहते हैं, दिस इज एक्चुअली KSP। बताइए KSP कितने निकलेगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के। तो सेम फिर यही करना है कि सॉल्युबिलिटी गिवन है और KSP लाना है। तो डेटा में अगर हम आए तो डेटा में हम चीज़ें लिख लेते हैं कि सबसे पहली बात तो आपको सॉल्युबिलिटी गिवन है, तो सॉल्युबिलिटी है 0.00764 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। और नेक्स्ट आपको मालूम क्या करना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और अब आते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले याद रखो, जब भी सॉल्युबिलिटी गिवन हो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मोलैरिटी। तो मोलैरिटी हम जानते हैं, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी बराबर होता है सॉल्युबिलिटी डिवाइडेड बाय MFM। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी तो हमारे पास है 0.00764 और MFM मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास MgOH ट्वाइस का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर राइट साइड पे हम निकाल लेते हैं, MgOH ट्वाइस है ना, तो ये Mg प्लस O प्लस H इंटू 2, मैग्नीशियम 24 प्लस 16 प्लस 1 इंटू 2 दैट इज 24 प्लस 17 इंटू 2 दैट इज 24 प्लस 34 एंड दिस इज 3 4 5 58 शुड बी 58 AMU। ठीक है, 1.3 एक मिनट, तो ये 58 हमने लिख दिया यहाँ पर, कितना आया भाई 1.33 एक्सपोनेंट -2 -4। ठीक है, और यूनिट आ जाएगी इसके मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसके मतलब ये जो आपके पास वैल्यू आ गई मोलैरिटी की, आपके पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की आयोनाइजेशन की। तो अब आप देख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है MgOH ट्वाइस, ये ब्रेक होगा किस तरह से कि Mg+2 आइंस अलग हो जाएंगे, मैग्नीशियम +2 आइंस में ब्रेक हो जाएगा और ये OH नेगेटिव आइन अलग हो जाएगा, OH नेगेटिव आइन सेपरेट हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए क्या लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही मोल है तो x लगा दिया, और यहाँ पर भी एक है, मोलर कोफिशिएंट 1 है तो x लगा दिया, और यहाँ पर मोलर कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पर बजाय x लगाने के 2x लगा देंगे। ठीक है, और अब हम फॉर्मूला लिख लेंगे कि KSP बराबर किसके होता है, KSP बराबर होता है Mg+2 और इस 2OH माइनस की कंसनट्रेशन के प्रोडक्ट के। तो Mg+2 को हमने कंसनट्रेशन ब्रैकेट में पहले डाला, उसके बाद इस 2 को हटा देना है, चूँकि हम जब KSP या KC की इक्वेशन बना रहे होते हैं तो जो मोलर कंसंट्रेशन होती है, जो मोलर कोफिशिएंट होता है, उसको हम एक्सपोनेंट बना देते हैं कोफिशिएंट को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, OH माइनस से इसको हम 2 है तो इसको स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो फार्मूला आ गया KSP का। देन अब हम इसमें पुट कर देते हैं वैल्यूज कि Md+2 ये तो x हो गया, और ये फिर x हो गया, और ये क्या हो गया OH माइनस ये है 2x का होल स्क्वायर हो गई। ठीक है, देन इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4x3। बस अब आपको क्या करना है कि x की वैल्यू पुट कर देनी है, और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं क्या, 1.33 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, अब आप इसको निकालें, बताएं 5 एक्सपोनेंट -4। ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगा, देखो ये मोल पर डीएम क्यूब, ये मोल पर डीएम क्यूब है, और ये मोल स्क्वायर पर DM6 है। देखो मैं यूनिट अगर इसको यहाँ पर निकाल कर आपको दिखाऊं, यूनिट इसकी किस तरह से निकलेगी, तो ये तो एक आपके पास हो गया मोल पर DM क्यूब, और ये दूसरा हो गया मोल स्क्वायर पर DM⁻6, क्योंकि OH का स्क्वायर है ना। अब ये पूरा मिला दो तो क्या हो जाएगा, ये मोल क्यूब पर DM⁹। ठीक है, सो ये आपके पास ये KSP आ गई किसकी भाई, MgOH ट्वाइस की। समझ में आया कैसे निकाला इसको, क्या यस, इस पर होल क्यूब हो गया, यस बिल्कुल। इसको होल, अच्छा होल क्यूब नहीं निकाला ना इसका हमने। ठीक है, इसको ओके, दोबारा इसको सॉल्व करें।
4 फिर मल्टीप्लाई करें 1.33 इंटू 10 की पावर -4 देन होल क्यूब लें। ये होल क्यूब मैंने भूल गया मैं यहाँ पर लगाना इसमें। 2.35 एक्सपोनेंट -12, ठीक है। नाउ इट इज द करेक्ट आंसर। मल्टीप्लाई बाय 4 भी करें इसको। 9.4 एक्सपोनेंट -12 अब सेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अब मैं जो है वो केएसपी के न्यूमेरिकल में सेकंड केस करा रहा हूँ। सेकंड केस क्या है कि आपको सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के केएसपी गिवन होगा और इससे आपको सॉलिबिलिटी फाइंड आउट करना होगा। रिवर्स प्रोसेस हो गया अभी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आज का कर रहे हैं, पेज नंबर 191 पर बुक में आपके है क्वेश्चन नंबर 16B, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द सॉलिबिलिटी ऑफ लेड क्रोमेट इन मोल्स पर डीएम क्यूब एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉलिबिलिटी बतानी है किसकी भी, लेड क्रोमेट के मोल्स पर डीएम क्यूब में, जबकि केएसपी की वैल्यू लेड क्रोमेट के लिए PbCrO4 दैट इज कॉल्ड लेड क्रोमेट, ये गिवन है, एक सॉल्ट है, इसके लिए गिवन है, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है और वैल्यू 2.8 इंटू 10 की पावर -13। अच्छा, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा फॉल्ट है और फॉल्ट ये है कि लिखा हुआ है फाइंड व्हाट इज द सॉलिबिलिटी ऑफ लेड क्रोमेट इन मोल पर डीएम क्यूब। तो याद रखिए कि मोल पर डीएम क्यूब के अंदर जो है वो सॉलिबिलिटी हो ही नहीं सकती। यस, सॉलिबिलिटी हमेशा ग्राम पर डीएम क्यूब में होती है, ये मोलैरिटी होना चाहिए उसको असल में। तो अब यहाँ पर चूंकि अब हमसे ये कंफर्म कर रहे हैं कि मोल पर डीएम क्यूब में ही निकालना है, तो हम जस्ट मोलैरिटी निकाल कर छोड़ देंगे। चूँकि सॉलिबिलिटी में जाने के लिए फिर एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, वहाँ पर आपको मोल को ग्राम में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आसान या ईजी क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो जो चीज़ गिवन है वो लिख देते हैं, केएसपी की वैल्यू आपको गिवन है लेड क्रोमेट के लिए, और वो कितनी है 2.8 और पावर कितनी है -13, ठीक है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। और बताना क्या है आपको, आप सॉलिबिलिटी इन मोल पर डीएम क्यूब के लिख रहा हुआ है, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं मोलैरिटी, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब आते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं केएसपी की इक्वेशन। केएसपी बराबर किसकी होगा भाई, अब इसके अंदर दो आइंस हैं। सबसे पहले या तो हम पहले इक्वेशंस को लिख लेते हैं, इक्वेशन के सूरत में पहले आप समझ सकते हैं कि देखो PbCrO4 लेड क्रोमेट, PbCrO4, ठीक है। तो जब ये इसको पानी में डिजोल्व किया जाएगा तो लेड अलग ब्रेक हो जाएगा, क्रोमेट अलग ब्रेक हो जाएगा, तो Pb+ अलग हो जाएगा और CrO4- अलग हो जाएगा, ठीक है। तो केएसपी क्या आ जाएगी भाई, केएसपी इक्वल टू Pb+2 की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय, मतलब Pb+ की कंसंट्रेशन और CrO4- की कंसंट्रेशन, ठीक है। और ये कितना आ गया भाई, इसको अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास x और इसकी भी वैल्यू आ गई x। तो KSP बराबर हो गया x मल्टीप्लाई बाय x, और KSP की वैल्यू हमें पता है, KSP क्या है भाई 2.8 इंटू 10 टू द पावर -13 इज इक्वल टू x इंटू एक्स हो गया ये हमारे पास x²। अच्छा, अब हमें x निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, है ना भाई, ताकि ये स्क्वायर जो है वो ख़त्म हो जाए। तो x बराबर हो गया √2.8 इंटू 10 टू द पावर -13, तो क्या एक्सपोनेंट -7 यूनिट आ जाएगी इसके मोल्स पर डीएम क्यूब, और मैं यहीं तक निकालना था कि मोल पर डीएम क्यूब तक थी वैल्यू निकालनी थी, और ये आंसर हो। हाँ, अगर इससे कहा जाए कि भाई ग्राम पर डीएम क्यूब भी निकालनी है तो हमें पता है ना कि फार्मूला, यस, हम नहीं मतलब इसको डायरेक्ट फार्मूले से हम लगा देते हैं भाई। हमने फार्मूला भी क्या मैंने आपको बताया था कि मोलैरिटी बराबर होता है किसके भाई, सॉलिबिलिटी अपॉन MFM, ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा, अगर आपको सॉलिबिलिटी निकालनी है तो सॉलिबिलिटी बराबर किसके हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू MFM। तो बस क्या करना था कि जो भी मोलैरिटी निकली है मोल्स पर डीएम क्यूब में, आप उसको लेड क्रोमेट की PbCrO4 जो ये कंपाउंड इसकी MFM से मल्टीप्लाई कर देते तो आपको सॉलिबिलिटी ग्राम पर डीएम क्यूब में मिल जाता। बस समझ में आ गई, लेकिन हमें करना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं तक छोड़ना है, क्लियर। सो द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ लेड आयोडाइड, ये सेकंड में एग्जांपल आपको करा रहा हूँ, पेज नंबर 184 पर बुक में आपको मिलेगा। ये सेकंड क्वेश्चन है केस नंबर 2 से, जिसमें KSP से सॉलिबिलिटी की तरफ जाना है आपको। द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ लेड आयोडाइड मतलब PbI2, ये एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सेटली सॉल्युबल सॉल्ट है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया गया, लेकिन इसको यूज़ नहीं करते वो। और क्या है भाई, ये आपके पास वैल्यू गिवन है KSP की 1 इंटू 10 टू द पावर -9 मोल क्यूब पर डीएम टू द पावर 9। फाइंड सॉलिबिलिटी, बताइए इस सॉल्ट PbI2 की सॉलिबिलिटी कितनी होगी।
ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ डेटा। तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। देखो एक ही चीज़ गिवन होगी और एक ही चीज़ रिक्वायर्ड है। तो गिवन आपके पास क्या है भाई, KSP गिवन है और KSP की वैल्यू 1 × 10⁻⁹ मोल क्यूब पर DM⁻⁹ और मालूम क्या करना है आपको, सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी चूँकि आप नहीं लिख रहे हैं कि मोल पर DM³ में मालूम करें, तो हमें डायरेक्ट ग्राम पर DM³ में मालूम करना है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी असल में होती ही ग्राम पर DM³ में है, बस वो एक बुक के अंदर एक टाइपिंग मिस्टेक कह लें कि जो थी लास्ट क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद आते हैं अब हम सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन लिख लेना है। PbI2 की इक्वेशन बनानी कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है भाई, आसानी से आप इक्वेशन बना सकते हैं। PbI2 है ना, तो PB अलग ब्रेक हो गया, PB प्लस अलग ब्रेक हो गया, I माइनस अलग ब्रेक हो गया, और ये 2 जो है वो नीचे जो लिखा हुआ है हम इसके बराबर में लिख देते हैं। ठीक है, ये बन गया। तो ये x हो गया, ये x हो गया, और ये कितना हो गया, 2x हो गया। ठीक है, KSP हम जानते हैं KSP बराबर होता है भाई कंसंट्रेशन ऑफ लेड PB प्लस और इसके साथ I माइनस, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि जो कोफिशिएंट होते हैं वो एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर KSP की एक्सप्रेशन इक्वेशन लिख दी। अब KSP की वैल्यू गिवन है वो कितना है, 1 × 10⁻⁹ और PB कितना हो गया, ये हो गया x, और ये I कितना है भाई, 2x का स्क्वायर। ये 1 × 10⁻⁹ बराबर हो गया 4x क्यूब, और x क्यूब बराबर हो गया 1 × 10⁻⁹ डिवाइड बाय 4। x निकालना है तो अब कौन सा रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट से काम नहीं बनेगा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, सही है ना। तो क्यूब रूट ले लेते हैं, तो ये एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्यूब रूट से, और यहाँ पर हम इसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं। तो निकालना आता है कैलकुलेटर से क्यूब रूट, बताएं x कितना निकला यहाँ पे, क्यूब रूट ले 1 × 10⁻⁹ डिवाइड बाय 4 और उसका फिर क्यूब रूट है 6.29 एक्सपोनेंट -4। ठीक है, अच्छा तो यूनिट इसकी निकल जाएगी मोल पर DM³, चूँकि ये आपने क्या निकाली, मोलैरिटी निकाली। ठीक है, बट आपको निकालना है क्या है, सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी किसके बराबर हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी बराबर है मोलैरिटी इनटू MFM, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। तो सॉल्युबिलिटी बराबर हो गया, मोलैरिटी कितनी निकली भाई, 6.29 एक्सपोनेंट -4, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे MFM PbI2 का। तो लेड आयोडाइड का MFM यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। PB लेड आपके पास होता है 207 प्लस, अच्छा आयोडीन इंटू 2, तो आयोडीन की जो है वो हम चेक कर लेते हैं कितनी हमारे पास है। बुक में आप देख सकते हैं, बुक के सेकंड पेज पर प्रोडक्ट टेबल होता है, उसके अंदर एटॉमिक मासेस हैं। आयोडीन है 127, तो ये हो जाएगा 127 इंटू 2, कितना निकला PbI2 की MFM 461। तो आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है 461 से, और आप बताएं सॉल्युबिलिटी क्या निकला, क्या आंसर आया आपके पास, 0.289, जस्ट इतना ही आ रहा है बस। ओके, और यूनिट अब क्या निकल जाएगी इसकी, ग्राम पर DM³, चूँकि सॉल्युबिलिटी की यूनिट हमने क्लास के स्टार्ट में पढ़ी है कि ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब होती है, एंड दिस इज योर आंसर। समझ में आया कैसे बनाइए।